हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एंड वंस अगेन वेलकम टू एडुएक्स इंडिया। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी और हम बात कर रहे थे किंगडम प्रोटेस्टा की। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से, जहां से हमने कल पिछली बार छोड़ा था उससे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बात करें थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं यार कि कल हम लोगों ने मिलके किस बारे में जाना था। तो कल हमने बेसिकली जो चीज़ जानी थी वो जानी थी कि किस तरह से कोई एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होता है या डेवलप हुआ था। वो किसके थ्रू जाना था हमने? वो जाना था अपना एक थ्योरी था जो हमको ये बताता था कि किस तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में डेवलप हुआ, और उस थ्योरी का नाम था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, हम क्वेश्चन ये है कि हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी क्यों या जानने की ज़रूरत क्यों थी? उसकी जानने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो किंगडम सिस्टम है उसमें पहला जो हमने किंगडम पढ़ा था वो था मोनेरा का, या वो प्रोकैरियोट्स का था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। वो किन लोगों का है? वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स का किंगडम है। तो ये इसलिए ये जानना ज़रूरी था क्योंकि डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, या सेलुलर स्टेज पे या सेलुलर एवोल्यूशन के बेसिस पे हम किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। अगर वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कल मैंने बता दिया था आपको कि एंडोबायोटिक थ्योरी के हिसाब से किस तरह से कोई सेल डेवलप हुआ है प्रोकैरियोट्स की तरफ से। उसी के आगे हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसका जनरल ओवरलुक क्या था, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे थे वो, यूकैरियोटिक टाइप के थे, सेल वॉल थी नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो है या नहीं है, और क्या जाना था हमने? और हमने जाना था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर टाइप का होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हमने इस किंगडम को कल देखा था, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने क्या क्या देखा था इस किंगडम में? हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन देखा था हेटेरोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन। एक और न्यूट्रिशन हमने देखा था जिसको हम जानते थे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से। ठीक है, ये भी देख लिया था कल, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा था कल हमने? इसके अलावा हमने देखा था कल हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है इस किंगडम में। तो किस किस तरह से होता है? एसेक्सुअल तरह से भी होता है, सेक्सुअल तरह से होता है। सेक्सुअल प्रोसेस कैसे होता है? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है? सेल फिजन के हिसाब के उससे, और एक तरीका और था वो था जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान मैंने बोला था कि जब हम स्लिम मोड पढ़ेंगे तो वहाँ पर और क्या करेंगे, हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाके या थोड़ा डिस्क्राइब तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से जाइगोट फॉर्म करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इतनी सारी बात हो गई थी। उसके बाद हमने एक और चीज़, मेजर चीज़ें कल मैंने आपको बता दी थी इस किंगडम के बारे में। 2 4 5 टॉप ये हैं पॉइंट्स है, वो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक मतलब सारे एक्वेटिक नहीं, ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक। कैसे है? यूनिसेलुलर टाइप का है, यूकैरियोटिक टाइप का है, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं क्योंकि वो ये यूकैरियोट्स टाइप का है। और कुछ जो मेंबर हैं इसके, वो कैसे उनकी मोर्टेलिटी के लिए या उनको चलने के लिए क्या पाया जाता है? सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। लास्ट में कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसा किंगडम है जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत सारे और किंगडम से भी रिलेशन शो करता है ना। तो कुछ इसके मेंबर हैं, जो किंगडम के मेंबर हैं वो किस तरह से हैं? वो लाइका प्लांट है, याद रखना, लाइका प्लांट, नॉट प्लांट। ठीक है, लाइका एनिमेलिया किंगडम से भी इनके कुछ जो मेंबर हैं वो मिलते हैं। तो लाइका एनिमेलिया मेंबर भी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कुछ एक मेंबर जैसे आपका क्या स्लिम मोल्ड, वो कैसे करता है, प्रॉपर्टी शो करता है? वो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई फंगी हो या फंजाई हो। तो इनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही या इस किंगडम के
मेंबर्स के इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही ये पूरा किंगडम जो है ऐसा लगता है कि ये इनसे मिलता जुलता या इनका रिलेटिव किंगडम है। उसका खास बात क्या है कि जो अगर मैं ब्रांचेस के हिसाब से देखूं तो भाई ये यूकैरियोटिक सेल है, और किंगडम में भी है जो वो सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। अगर आप प्लांटी में देखो तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इनमें भी कुछ मेंबर जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। हेटेरोटाइप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जैसे एनिमिलिया में पाया जाता है। और हेटेरोटाइप का जो न्यूट्रिशन है वो किस में और पाया जाता है, फंगी में भी पाया जाता है। तो इस तरह से कुछ रिलेशन बिल्डअप होता है इस किंगडम का और सारे किंगडम के साथ, ठीक है। और हमने कल क्या बात की थी, हमने क्या किया था, सीढ़ी चढ़ के एसपी बना वाली बात की थी। तो उसमें जब मैंने वो आपको बताया था क्या क्या, CDESP, ठीक है, CDSP, ठीक है, CDESP, तो उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन 5 जो सब ग्रुप हैं या फाइलम हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन जो है वो फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक तरह का है, कौन जो है वो मिक्सोट्रॉपिक ट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, और कौन हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। तो चलो वो वाला जो हमने प्रोटिस्टा को अलग अलग इसमें बांटा था ना सब ग्रुप्स में, वो हम एक बार लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल एक और चीज़ मैंने आपको करने को बोली थी, होप आपने वो कोशिश की होगी, मैंने भी कोशिश की है। और वो चीज़ जो थी वो मैंने आपको बोला था कि भैया ये प्रोटिस्टा जो है ना, उसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं एक सब ग्रुप जिसको हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। तो कल मैंने बोला था कि ज़रा पता करो यार कि इनके नाम में ये शुरुआती दौर में ये क्राई नाम का आ रहा है, इतना क्यों रो रहे हैं। तो आज हम वो भी पता करेंगे। और ये हिंट है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो क्या होगा, आप क्राइसोफाइट्स को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो आज का हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है कि हम क्राइसोफाइट्स को समझें और एक और सब ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो आज 2 चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 चीज़ क्या हैं, किस तरह से हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो किस तरह से है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रोटिस्टा को 5 इसमें बांट लें, जैसे जहाँ से हमने कल शुरू किया था। तो चलो शुरू करते हैं, हम क्या करें, प्रोटिस्टा को बांट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूँ यहाँ, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। हमने लिखा प्रोटिस्टा, राइट, प्रोटिस्टा नजर आ रहा है। प्रोटिस्टा को हमने कौन से 5 सब ग्रुप में हमने बांटने की बात की थी, अगर आपको याद हो। और मैंने आपको बोला था क्या क्या, सबसे पहले बोला था मैंने सी, अगर आपको इस तरह से याद हो रहा हो तो सी, फिर आपको लिखना है डी, ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, डी, फिर लिखना है आपको ई, ए बी सी डी ई पढ़ा है ना, तो ए बी को छोड़ देना, सी डी ई लिख लेना, ठीक है। ए बी सी डी ई तो सबको मालूम है ना, हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में या किंडरगार्टन में पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई। तो ए बी को छोड़ देना, सी डी ई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एस और पी, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, एस भी लिख लेते हैं, एस हो गया मेरा, और ये मेरा पी हो गया, राइट, ये मेरा पी हो गया। तो किसके किसके शुरुआत के कैरेक्टर्स हैं ये, कौन कौन से सब ग्रुप के कैरेक्टर्स हैं ये। सी जो है उससे आप याद रख सकते हो किसको, क्राइसोफाइट्स को, ठीक है। तो सी से क्राइसोफाइट्स हो जाएगा, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाएगा, ई से यूग्लियोनाइट हो जाएगा, यूग्लियोनाइट्स हो जाएगा, एस से स्लेम मोल्ड हो जाएगा, मोल्ड्स हो जाएगा, और पी से प्रोटोजोअन्स हो जाएगा। तो लिख लें हम इसको, लिख लें, चलो। तो क्राइसोफाइट्स, क्या लिख लेंगे हम, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो ये सी से आ गया आपका क्राइसोफाइट्स, ठीक है। फिर क्या है हमारा,
फ्लैजिलेट्स, ये पहले डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ये गलतियां थोड़ी सी, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये हो गया मेरा डायनोफ्लैजिलेट्स। और अब अपने को क्या लिखना है, UEUGLE, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। फिर क्या होगा मेरा, स्लिम मोल्ड, क्या होगा, स्लिम मोल्ड्स, क्या होगा, मोल्ड, स्लिम मोल्ड्स, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या आएगा मेरा, प्रोटोजोअन्स, क्या आएगा, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो ये 5 तरह के मेरे सब ग्रुप बढ़ गए प्रोटिस्टा में। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में कोशिश करेंगे और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि आज ये हमारा कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो जितना कवर आज हो जाएगा गिवन टाइम में उतनी बात आज हम कर लेंगे और जो बच जाएगा वो हम कम कर लेंगे। तो इस कल जो मैंने बताया था टोटल 5 मेंबर हैं, तो 2 ऊपर है 2 नीचे हैं। तो ऊपर वाले 2 को मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले 2 जो हैं ये और ये, कौन, ये आपके ये और ये, ठीक है। ये और ये 2 कैसे हैं, ये ऑटोट्रॉपिक टाइप के हैं या फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, ये लिख देता हूं यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक, कैसे है ये, ऑटोट्रॉफिक है, क्लियर है ना। और नीचे के 2 वालों के बारे में हमने कल बात की थी, नीचे के दो वाले जो हैं वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक, कैसे है, कैसे है ये, हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉफिक, कैसे है, हेटेरोट्रॉफिक, कैसे है ये, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। नीचे के 2, ये जो बीच वाला बच गया था ये कैसा था, ये था हमारा मिक्सोट्रॉफिक जैसा, है ना, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता था। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो अगर आपने ABCDE पढ़ी है तो 3 तो आपको याद हो ही गए, AB हटा देना, CDE, और नीचे आप SP अगर याद कर लोगे तो स्लिम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन। और इसके बाद ऊपर के 2 लोग जो हैं कौन कौन, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जो हैं ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। नीचे के 2 में आ जाओ, नीचे के 2 में जो स्लिम मोल्ड्स हैं और जो प्रोटोजोअन्स है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेचर शो करते हैं या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये कैसे रहेंगे, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले लोग हैं। और बीच में जो बच गया वो दोनों का मिक्सचर है। आप कैसा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों का, कैसे, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक क्या करता था कि जब कभी भी सन है तब तक फोटोसिंथेसिस कर लेता था, और जब सन नहीं है या सनलाइट नहीं है तो क्या करता था, शो करता था कि भाई मैं अब हेटेरोट्रॉपिक तरह का नेचर शो करूंगा, और वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता था या दूसरी चीज़ को खा के अपना काम चलाता था। तो चलो आज हमको जो देखना है वो हमको देखना है क्राइसोफाइट्स। और क्राइसोफाइट्स को कल हमने बोला था कि भैया तुम परेशान मत हो, इतना रो मत, हम कल आएंगे और आपसे मिलेंगे और समझेंगे कि आप इतना रो क्यों रहे हो, ठीक है, या इसके मेंबर जो हैं वो इतना रो क्यों रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, मेरी मुलाकात तो हो गई है क्राइसोफाइट्स से और मैंने समझने की कोशिश भी की कि भाई ये क्यों इतना रो रहा है, भाई क्यों तेरे नाम में क्राई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस फैमिली से जब मैं मिला, सॉरी इस ग्रुप से जब मिला, इस सब ग्रुप से मिला, तो इसने मेरे को बोला कि भैया मेरे 2 मेंबर्स से पूछ लो, वो 2 मेंबर्स कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं।
तो इसने मेरे को बोला क्राइसोफाइट्स ने कि भैया मेरे 2 मेंबर्स से मिल लो, वही रोते रहते हैं जिसकी वजह से मेरे ग्रुप का ही नाम क्राइसोफाइट्स हो रखा है। तो मैंने कोशिश की कि चलो मैं उन 2 मेंबर्स से भी मिलूं और वो 2 मेंबर्स से मिलके समझूं कि इनका ये सब ग्रुप का नाम क्राइसोफाइट्स क्यों है। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई आपके कौन कौन से 2 ग्रुप मेंबर हैं, तो इनने मेरे को बताया कि मेरे जो ग्रुप मेंबर है ना उनका नाम जो है वो है डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्या क्या है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स। तो यहां लिख लेते हैं हम क्या? डायटम्स। क्या लिखेंगे? सबसे पहले डायटम्स, DIATOMS, डायटम्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो है डेस्मिड्स। दूसरा जो है वो इसका मेंबर है डेस्मिड। क्या है? डेस्मिड, डेस्मिड्स। ठीक है, तो ये 2 मेंबर हैं जो असल में मिल के रोना गाना शुरू करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इनके सब ग्रुप का नाम क्राइसोफाइट्स है। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने पूछा भाई कि ऐसा क्या हो गया कि आपके पूरे ग्रुप का सब ग्रुप का नाम क्राइसोफाइटा है या क्राइसोफाइट्स के नाम से आप जाने जाते हो। तो डायटम्स और डेस्मिड्स ने जो वजह बताई वो वाकई रोने वाली है यार। वो क्या है वाकई रोने वाली वजह? कि ये डेस्मिड और डायटम्स जो है ना ये दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये दोनों हमने मेंबर की बात की थी ना कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये शुरू के 2 जो मेंबर हैं ये ऑटोट्रॉफिक तरह के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो इन दोनों विचारों से इतना फोटोसिंथेसिस कराया जाता है, इतना फोटोसिंथेसिस कराया जाता है ना कि इसकी हद मचा रखी है इसकी फोटोसिंथेसिस करा करा के, और इसीलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन दोनों को? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहा जाता है। ये आपके स्कूल्स में भी पूछा जा सकता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्यों इतने परेशान हैरान है कि खूब सारे इनको इतना फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है कि ओशियन का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले ये 2 मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। किस नाम से लिखते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन है। तो इसलिए इनको बड़ी परेशानी है कि भाई इतना फोटोसिंथेसिस मत कराओ भाई कि हमको ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कहा जाए। आपको पता है ना कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड में ये बात करूं कि कितने % वाटर है और कितने % लैंड है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? वाटर का, यानी ओशियंस का। तो ओशन में भी अगर कोई चीफ प्रोड्यूसर हो तो सोचो कितना फोटोसिंथेसिस करता होगा, यानी इन लोग कितना बिजी रहते होंगे बेचारे लोग। दैट्स व्हाई दे आर क्राइंग, और दैट्स व्हाई इस सब ग्रुप का नाम है, ये मैंने याद करने के ट्रिक के हिसाब से है, ये दिस इज नॉट फैक्ट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इनका नाम क्राइसोफाइट्स है। तो आपको क्राइसोफाइट्स या मुझे क्राइसोफाइट्स कैसे याद रहेगा, इनका काम क्या है ये कैसे याद रहेगा, उसके बेसिस पे मैंने ये कर रखा है। ठीक है, तो आप भी याद कर लो इस तरह से कि क्राइसोफाइट्स मतलब वो क्राई करते हैं। क्यों क्राई कर रहे हैं भाई इनका ग्रुप? क्योंकि इनके ग्रुप के मेंबर को खूब सारी फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है, और चूंकि ये खूब सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है, और इनका ग्रुप का सब ग्रुप का नाम क्राइसोफाइट्स है। अब हम देख लेते हैं कि इनका सेलुलर स्ट्रक्चर या दिखने में कैसे हैं, या कहाँ पाए जाते हैं, या किस तरह से नजर आते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस ग्रुप के मेंबर की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इनका सेलुलर स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये कैसे हैं, कहाँ पाए जाते हैं,
किस तरह के शेप के होते हैं, ठीक है, वो हेट्रोटाइप है या आपका ऑटोट्राइप है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, और इनका सेल वॉल किस तरह से है वो भी याद रखने की जरूरत है। तो कुछ कुछ इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है इस ग्रुप के मेंबर का। तो चलो देखें एक साथ इन लोगों को देख लें एक साथ, ठीक है, तो एक साथ देखते हैं। सबसे पहले मैं डेस्मिड्स का देख लेते हैं। सबसे पहले डेस्मिड्स को ये कर लेता हूँ, ठीक है, तो डेस्मिड्स को के लिए मैं इसे बना लेता हूँ, ठीक है। डेस्मिड्स कैसे है? सबसे पहले तो भाई यूनिसेल्युलर है, तो ये कैसे है? माइक्रोस्कोपिक है। कैसे है? माइक्रोस्कोपिक है। और कैसा है? यूनिसेल्युलर रहेगा, ठीक है, यूनिसेल्युलर तो रहेगा तो ठीक है, यूकैरियोट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये दूसरी बात जो है वो ये है कि ये बड़ा डिफरेंट शेप्ड होते हैं, डिफरेंट शेप्ड। अगर इसकी बात मैं करूँ ना, डिफरेंट शेप्ड की अगर देखने की बात करूँ तो ये जैसे पॉपकॉर्न हमने देखा है ना, पॉपकॉर्न छोटे छोटे, सोचो वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर वैसे हो। और ये सिर्फ उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप जिस तरह का भी छोटे से छोटा सोचो कि कोई पेन के साइज का स्ट्रक्चर का, कोई नोटबुक के स्ट्रक्चर का, कोई ज्वेलरी के स्ट्रक्चर का, या आपके किचन में पड़े हुए हर एक बर्तन के स्ट्रक्चर का, ये ब्यूटीफुली शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि यूनिसेल्युलर है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो जब हम वन शॉट खत्म करेंगे तो मैं इनका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। बट अभी आप जितना भी इमेजिन कर सकते हो एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दुनिया में जितने भी तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, जिस तरह के भी, स्पून के आकार साइज के या उस वो ऐसा दिखने वाले, बॉटल के साइज के दिखने वाले, आपके आसपास पड़ी हुई जितनी भी चीज जिस स्ट्रक्चर की नजर आ रही है ना, सभी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, ठीक है। ये और छोटे छोटे स्ट्रक्चर के ब्यूटीफुली शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इनका कोई एक शेप या स्ट्रक्चर नहीं है, डिफरेंट शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ग्रुप के मेंबर है ना, ये कौन से ग्रुप के मेंबर, सॉरी, ये जो सब ग्रुप के मेंबर हैं या डायटम्स है, ये जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप में भी आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप, कल हमने बात किया था एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसको हम प्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्टन। क्या होते थे भाई वो प्लैंक्टन? प्लैंक्टन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कहाँ, वाटर में पाया जाने वाला, जो खुद से ना मोटाइल नहीं है, जो खुद से एक जगह से चल के दूसरी जगह जा नहीं पाता है। तो ये कैसे सफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? ये लहरों के सहारे, सी या ओशन में जो लहरें होती है, वेव्स होती है ना, गो ऑन द वेव, हवा चली इधर लहर उठी, जिस तरफ की लहर उस तरफ हम चले। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ये लहरों के सहारे, ओशियन वेव या गो विद द वेव का सहारा लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि गो विद द वे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, या खुद जो नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, या उनके अंदर कोई इस तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमने बात किया था फ्लैजिला या सीलिया का। तो अगर वो फ्लैजिला और फ्लैजिलेटेड या सीलिएटेड नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके पास कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके मदद से वो मोटाइल हो सके। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स बोलते हैं। और चूंकि ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप का मेंबर भी है। तो हम लिख लेते हैं फाइटो, ठीक है, फिर हमको क्या लिखना है? प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप के ये मेंबर हैं। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप के मेंबर है। तो आप समझ में आया प्लैंक्टन्स क्या होता है? प्लैंक्टन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से नहीं चल पाता, और फाइटो मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक, सही मायनों में जो फाइटो का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, तो बट ये प्लांट तो है नहीं, लाई का प्लांट है, तो फाइटो प्लैंक्टन ग्रुप के ये मेंबर है।
अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनके चारों तरफ जो इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत 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 मजबूत होता है। कितना मजबूत होता है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूं, भैया एक काम करो, एक टेबल लो, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एक बड़ा जानवर, जो भी आप सोचो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, जो उसके ऊपर खड़ा करना है वो खड़ा कर दो, और टेबल के एक लेग के नीचे ये इसको रख दोगे ना, डायटम्स को, फिर भी ये टूटेंगे नहीं। तो ये हैं तो स्ट्रक्चर में काफी छोटे, पर हैं बड़े ताकतवर। कैसे हैं? बड़े ताकतवर, स्ट्रांग है। तो हमको ये जानना है कि भाई इतनी छोटी सी चीज जो है वो इतनी ताकतवर कैसे है। तो उसके पीछे का रीजन जो है वो है इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर। इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो वेरी स्ट्रांग होता है। और किस तरह का होता है? जूते का डिब्बा देखा है? जूते का डिब्बा देखा है क्या? देखे, जब हमने नया शूज अगर खरीदे होंगे तो वो लगभग एक नीचे का ऐसे रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर फिट होने वाला एक ढक्कन होता है ना, एक ढक्कन होगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके एक फिट पे ढक्कन हो जाएगा, राइट ना? ऐसे ही होता है ना। ये इसका ऊपर का ढक्कन हो गया, और ये जो है ये नीचे का डिब्बा। ये नीचे का क्या है? ये नीचे का डिब्बा है, नीचे का डिब्बा है। तो इस शेप्ड में इनका सेल वॉल होता है। तो यहाँ पर इनके सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं अंदर में रहेंगे। और तो इसको मैं डबल लेयर्ड कर लेता हूँ, सो दैट मुझे ना एक और चीज़ आपको समझाने में मदद मिलेगी। तो ये मैंने इसका डिब्बे का ये बना लिया, ठीक है ना, और ये नीचे डिब्बे का ढक्कन बनाया था, और ये नीचे के डिब्बे का ये बना लिया। अब क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तो इसके सेल ऑर्गेनल्स है, यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपरी कवर है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे दाने 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 में पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका, SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ये इनका सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपर इसका ओपनिंग का ढक्कन हो गया, और ये नीचे इसका डिब्बा हो गया, ठीक है। शू बॉक्स अपन ने खोला होगा ना, हमने जब कभी भी शू लाए होंगे, मम्मी पापा या आपने खरीदा होगा, तो क्या शू एक बॉक्स के अंदर होता है, तो नीचे बॉक्स रहता है, ऊपर उसका ढक्कन रहता है, तो एक दूसरे के ऊपर फिक्स्ड हो जाते हैं, शू गिरेगा नहीं ना। वैसे ही इस तरह के ऑर्गेनिज्म में या डायटम्स में इस तरह का सेल वॉल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और उस स्ट्रक्चर में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या रहता है? दानेदार सिलिका पाया जाता है। सिलिका वैसे भी स्ट्रॉन्ग थिंग है। तो इस वजह से चूंकि ये एम्बेडेड विद सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनके सेल वॉल में रहता है, पाया जाता है, जो इस वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो पाते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल फाउंड, क्या पाया जाता है? फाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। क्यों? क्योंकि भैया इसमें पाया जाता है SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर इतनी बात? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको डायटम्स में याद रखनी है, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के प्रोस्पेक्टिव की वजह से भी, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब चूंकि अब एक बात समझो कि ये मैंने बोला कि ये इतने मजबूत ऑर्गेनिज्म है कि आप एक टेबल के ऊपर एक हाथी भी खड़ा कर लोगे, और उस टेबल के एक लेग के नीचे एक डायटम डाल दोगे तो ये टूटेगा नहीं। दैट मीन्स कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है इसको खा तो नहीं पाता होगा। ये ठीक वैसे लगता होगा कि आप खाते जाओ, अगर आप कोई चीज खा रहे हो और आपके दांतों के बीच में क्या आ जाए? आयरन नेल आ जाए या लोहे की कील आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? है ना, खराब लगेगा ना। तो वैसे ही ये इतने स्ट्रांग है, तो इनको कोई ऑर्गेनिज्म तो खा तो पाता नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक सर्टेन इसके बाद, लाइफ के बाद या एज के बाद, ये जब डेड होते हैं
तो ये क्या होता है, ये समुद्र के तल में या ओशन के तल में जाके बैठ जाते हैं। क्या मान लो ये ओशन का ये है, यहाँ पर पूरा वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर टाइमिंग क्या होगा, जब ये डेड होंगे तो ऐसे ऐसे जाके तलहटी में इनके सेल वॉल का ऐसा पाउडर टाइप का बन के जम जाता है। ठीक है, तो इसको जब जो ये पाउडर तरह का जम जाता है ना, जब ये डेड हो जाते हैं, उसके बाद ये समुद्र के तली में जाके ऐसे ओशन के तल में जाके ऐसे कंडेंस हो जाते हैं या एक जगह जाके जम जाते हैं पाउडर की तरह इनका सेल वॉल। तो इसको हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं इसको, डायटमेशियस अर्थ। लिख लें हम, चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डायटमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। और इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है काफी, किसका, डायटोमेशियस अर्थ का। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में जो होते हैं ना, ग्रिटी होते हैं और ये काम में आते हैं हमारे ऑयल और सिरप के फिल्टरेशन में। क्या ये काम में आते हैं, ऑयल और सिरप का फिल्टरेशन के काम में आते हैं। क्या के काम में आएंगे, फिल्टरेशन में काम आएंगे। क्या करेंगे, फिल्टरेशन में काम आता है। क्या आता है, डायटोमेशियस अर्थ जो है वो फिल्टरेशन में काम आता है। किसके किसके, ऑयल एंड सिरप के, ऑयल एंड सिरप के काम में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, या फिल्टरेशन का काम किससे किया जा सकता है। राइट, तो ये तो हो गया अपना डायटम्स का बात। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि डायटम्स क्या थे, किस तरह से थे, किस तरह से नजर आते थे और उनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रोटिस्टा को जो अलग अलग इसमें बांटा, हमने सब डिवीजन में किसमें किसमें, क्राइसोफाइट्स में बांटा। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में हमने यहाँ पर बांटा क्राइसोफाइट्स, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स में, फिर यूग्लियोनाइट्स में, स्लिम मोड्स में, फिर हमने बांटा किसमें, प्रोटोजोवंस में बांटा। और मैंने बताया था आपको कि भैया इसका जो न्यूट्रिशन का बेसिस है, उसके बेसिस पे भी हम इसको ऊपर वाले को दो ऑटोट्रॉफिक और बीच वाले को मेक्सोट्रॉफिक और नीचे वाले दो को हम हेट्रोट्रॉफिक के रूप के इसमें सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स से जब हम मिले इस सब ग्रुप से, तो हमने पूछा भैया आपका नाम जो है वो क्राई से ही शुरू क्यों होता है यार, शुरुआत ही क्राई से। तो इसने हमको बोला कि हमारे दो ग्रुप मेंबर से मिल लीजिए। हमने उनसे पूछा कि भैया आपके दो ग्रुप मेंबर का नाम क्या है, तो उन्होंने हमको बताया कि इन्होंने क्राइसोफाइट्स ने कि मेरे दो ग्रुप मेंबर जो हैं वो डायटम्स और डेस्मिड्स हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, ये आपको बता देंगे कि हमारे नाम में क्राई शुरू होने से का की वजह क्या है। तो हम डायटम्स और डेस्मिड्स के पास गए और हमने पूछा कि भैया बताओ कि आपके सब ग्रुप का नाम क्राई से ही स्टार्ट क्यों होता है। तो डायटम्स और डेस्मिड्स ने बड़े एकदम दुखी होके बोले, बताया हमको कि क्या बताएं, हमसे ना एक तो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें भी ज़्यादातर पानी है, उसमें भी ज़्यादातर ओशंस है, और हम चूंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इतना फोटोसिंथेसिस हमसे कराया जाता है, इतना फोटोसिंथेसिस हमको कराया जाता है या हम करते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि हमको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम चूंकि इतने बिजी हैं, इतने कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए, थोड़े बहुत रिलैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में रिलैक्सेशन का नाम ही नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लगातार 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 क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो हमारी जो सिचुएशन है वो क्राई करने वाली सिचुएशन आ गई है या रहती है हमेशा हमारे बिजीपन होने की वजह से। तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स ने हमको ये बताया। हमने फिर डायटम्स को समझना शुरू किया कि डायटम्स किस तरह से दिखते हैं। डायटम्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये जो दो पैरामीटर है वो डेस्मिड्स और डायटम्स दोनों के लिए हैं। डायटम्स की अगर हम बात करें तो ये
डिफरेंट शेप्ड होते हैं। दुनिया में जितने भी तरह का शेप आप सोच सकते हो ना, शेप सोच सकते हो ना, वो आप सोच लो। ये यूनिसेलुलर है और हर तरह से डिफरेंट शेप ये पाए जाते हैं। और क्या है, ये जो है दोनों जो ग्रुप मेंबर हैं वो क्या है, फोटोप्लैंक्टन्स ग्रुप के भी मेंबर हैं। ये कैसे, ये क्या होते हैं फोटोप्लैंक्टन्स? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो खुद से मोटाइल नहीं होते या चल नहीं पाते, या जिनके पास सीलिया नहीं है, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? प्लैंक्टन्स कहलाते हैं, अगर वाटर में पाए जाते हैं तो ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं आपके गो विद द वेव के जरिए। यानी ओशन में एक वेव उठी, जिस तरफ हवा चल रही है उस वेव के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और क्या है इसकी खास बात कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने आपको बताया है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और ये इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं? ये इतने स्ट्रांग इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो पाया जाता है इनके सेल वॉल में, वो पाया जाता है SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो इसको इतना मजबूत और स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये है छोटे पर है बहुत मजबूत ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा डायटम्स में याद रखने की बात क्या है कि भाई अब ये इतने मजबूत हैं कि कोई हेटेरोट्रॉपिक चीज़ है इनको खा ही नहीं पाता है। या हम अगर अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बोले तो अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं और सोचो कि आयरन नहीं ला जाए हमारे मुंह में, तो हमको कैसे लगेगा? वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को लगता है। तो जनरली इनको दूसरे लोग या हेटेरोट्रॉफिक जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो इसको खा नहीं पाता है। तो एक सर्टेन एज के बाद जब ये डेथ करते हैं तो क्या करते हैं, ओशन का जो सबसे तलहटी रहती है ना, वहाँ जाके जम जाता है इनका जो सेल वॉल है पाउडर के जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायटमेशियस अर्थ। अब डायटमेशियस अर्थ का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये है कि वो जो है वो प्रॉपर्टी में कैसा होता है? ग्रिटी होता है। ठीक है, तो ग्रिटी होने की वजह से ये फिल्टरेशन में काम आता है। तो फिल्टरेशन में काम आता है किसके? ऑयल एंड सिरप्स के फिल्टरेशन में काम आता है। ठीक है, तो यहां तक के डायटम्स की बात हो गई। अब हम एक और मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, बहुत सारी जगह जो है वो इसके डिटेल नहीं भी दिए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। फिर हमारा ये पहला जो है ना ग्रुप वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं किसके बारे में। अब इधर लिख लेता हूँ मैं डेस्मिड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेस्मिड्स। चलो देखें डेस्मिड्स क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। डेस्मिड्स मूवी देखते हैं आप लोग, जरूर देखी होगी, राइट? तो अगर एक से ज्यादा हीरो है या ऐसी मूवी है ना, तो उसमें क्या होता है? एक होता है मेन हीरो, राइट ना, अक्षय कुमार टाइप, ठीक है, अमिताभ बच्चन टाइप, ठीक। तो एक होता है मेन हीरो, दूसरा होता है साइड हीरो। कैसा होता है दूसरा साइड हीरो होता है। तो अगर मैं डेस्मिड्स की बात करूं ना, तो डेस्मिड्स जो है ना वो डायटम्स के साइड हीरो है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इससे मिलते जुलते। ये भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक टाइप का होता है, फोटोसिंथेसिस ये कर पाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? डेस्मिड्स को हम जानते हैं गोल्डन एल्गी के नाम से। किस नाम से? गोल्डन एल्गी के नाम से। गोल्डन एल्गी किस नाम से? गोल्डन एल्गी के नाम से, ठीक है। ये दिखने में गोल्डन होते हैं ड्यू टू येलो एंड ब्राउन जो कैरोटेनाइड्स है ना, कैरोनाइड्स, वो इसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको गोल्डन एल्गी कहा जाता है। क्या क्या पाया जाता है भाई इसमें? इसमें पाया जाता है येलो एंड ब्राउन ड्यू टू गोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? लिख लेते हैं हम, ड्यू टू येलो एंड ब्राउन, BROWN, येलो एंड ब्राउन। क्या पाया जाता है इसमें?
कैरोक्नाइड्स। क्या पाया जाता है? कैरोक्नाइड्स पाया जाता है। ठीक, तो इस वजह से आप ये कैसे नजर आते हैं? गोल्डन। कैसे नजर आते हैं? ये गोल्डन नजर आते हैं। ठीक है, इस वजह से ये गोल्डन नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि येलो और ब्राउन जो है कलर का क्या पाया जाता है इसमें? कैरोक्नाइड्स पाए जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा का जो एक ग्रुप था क्राइसोफाइट्स। इससे ज्यादा आपको याद रखने का, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और कुछ याद रखने की जरूरत है आपको प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, तो ये इतना काफी है। क्या क्या याद रखोगे आप क्राइसोफाइटा को याद करने के लिए? आपको तरीका बता दिया मैंने, एक हिंट दे दिया कि इसके नाम के शुरुआत में ही क्राई है। तो भाई क्यों क्राई कर रहा है? क्या क्राई इसलिए करता है कि ये बहुत नाइंसाफी हुई है इनके साथ। ये कंटिन्यू क्या करते हैं? इतने बिजी रहते हैं और कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस करने की वजह से, इतने बिजी होने की वजह से इनको क्या बोलता है, कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। याद रखना इस बात को, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन यही लोग है। ठीक है, और अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वाटर में या मरीन वाटर्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। डिफरेंट शेप्ड होता है डायटम्स का। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो किस में आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रुप के मेंबर हैं। फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप के मेंबर इन द सेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से, जिनमें ना तो सीलिया होता है ना फ्लैजिला होता है, और जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, वो किस तरीके से जाते हैं? वो एक्चुअली जाते हैं गो विद द वेव। ठीक है, तो वेव जिधर की है उस तरफ ये चले जाते हैं। ठीक है, बड़ी चीज क्या है आपका डायटम्स में? डायटम में हैं बड़े छोटे छोटे लेकिन बड़े ताकतवर हैं। तो इनका जो सेल वॉल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये बना होता है। एक और चीज, जब ये डेड होते हैं तो क्या होता है? समुद्र के तल पे जाके बैठ जाते हैं और इनका थोड़ा पाउडरी जो सेल वॉल है वो वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डायटमस अर्थ। डायटमस अर्थ का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये है कि चूंकि ये प्रॉपर्टी में ग्रिटी होते हैं, इसलिए ये क्या कर सकते हैं? इनका यूज क्या होता है? फिल्टरेशन के काम में आता है। किसके फिल्टरेशन के काम में आता है? ऑयल और सिरप्स के फिल्टरेशन के काम में आता है। अगर मैं डेस्मिड्स की बात करूं, डेस्मिड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही हैं कि भाई ये यूनिसेल्युलर है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये भी यूकैरियोट है, ये भी फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप का मेंबर है, और ये और क्या है? साइड हीरो है आपका डायटम्स का। ठीक है, और इसको हम गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। गोल्डन एल्गी क्यों होता है, या गोल्डन कलर इसमें क्यों होता है? गोल्डन कलर होता है इसमें ड्यू टू येलो एंड ब्राउन कैरोकोनाइड्स की वजह से। तो दिस इज ऑल फॉर क्राइसोफाइट्स। होप कि आपको ये सब ग्रुप प्रोटिस्टा का समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक चीज और कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब करो चैनल को, आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जितना भी अगला जो वीडियो अपलोड हो ना, वो आपको तुरंत की तुरंत पता चल जाए, ताकि आप उसको तुरंत की तुरंत देख लो और अपडेटेड रहो। तो अब तक आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम पढ़ लेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। कल क्या पढ़ लेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का भी एक बड़ा अच्छा हिंट दूंगा। जैसे यहाँ पे दिया ना मैंने क्राइसोफाइट्स के लिए कि क्यों क्राई कर रहे हैं, तो याद कम से कम कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, तो वो याद रह जाती है। ठीक है, वैसे ही डायनोफ्लैजिलेट्स का भी कुछ एक ऐसा हिंट दूंगा जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी याद रह जाएंगी। तो आज के लिए यहीं पर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। आप सबका थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हुए थे एडोएक्स इंडिया के साथ। तो आपके अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।